हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इसके पहले हम लोग 7 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। रिवीजन बेस से केमिस्ट्री का मिल जाएगा आपको। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग जो 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका हम लोग देखेंगे आगे कहाँ तक हम लोग कर चुके थे, पिछले कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसके बाद का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पूछ रहा है कि क्लोरोएमीन टी जो है वो क्या है, डिसइंफेक्टेड है या एंटीसेप्टिक है या एनाल्जेटिक है या एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक शायद लिखा हुआ है, हमको लग रहा है गलत कुछ लिखा हुआ है, एंटीपायरेटिक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं एंटीबायोटिक। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि सब चीज़ को याद रखना जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हम लोग जो दिया हुआ है, ऑप्शन के बारे में जानना जरूरी है, किसको क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं किसका, तो एनाल्जेटिक। एनाल्जेटिक क्या होता है ये आगे से सभी को याद रहना चाहिए। एनाल्जेटिक, एनाल्जेसिक हम लोग कहते हैं इसको, एनाल्जेसिक। ये एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक बेसिकली दर्द निवारण दवा है, दर्द को ठीक करने का काम करता है, तो उसको हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? दर्द निवारक, मतलब दर्द को ठीक करने वाला दवा है। दर्द निवारक दवा को हम लोग क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। एनाल्जेसिक दवा जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक निद्राकारी होता है, एक अनिद्राकारी होता है। निद्राकारी मतलब जिसमें क्या होता है, नींद वगैरह आए, और निद्राकारी मतलब उससे नींद ना आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे जो दिया हुआ है एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक ऐसा दवा होता है जो बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता है, खत्म करता है। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जो होता है ये क्या काम करता है, तो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। किसी भी सूक्ष्म वायरस या किसी भी बैक्टीरिया को, तो कोई भी सूक्ष्म जीवाणु को ये क्या करता है, नष्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं को उत्पन्न होने से रोकता है या नष्ट करता है। सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होता है, बुक में लिखवाए भी होंगे एग्जाम्पल कि कौन कौन सा एंटीबायोटिक है, तो सब चीज़ भी ध्यान में रखना है। अब आगे होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक क्या होता है? तो बेसिकली एंटीसेप्टिक क्या करता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, लेकिन हम लोग इसको खाते नहीं है। एंटीबायोटिक को क्या करते हैं, खाते हैं। इसको हम खाते नहीं है, ये क्या करते हैं, त्वचा पे लगाया जाता है। ये भी क्या काम करता है, तो सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। लिख सकते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं के वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। तो एंटीबायोटिक और ये दोनों एक दूसरे से अंतर क्या है, इसका उपयोग त्वचा पर किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग त्वचा पर किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसका उपयोग त्वचा पर किया जाता है। अब रह गया एक डिसइंफेक्टेड। क्या होता है? डिसइंफेक्टेड
डिसइंफेक्टेंट जो होता है ये भी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये भी क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। लेकिन ये इससे अलग कैसे होता है, ये भी क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को नाश करता है या नष्ट करता है, नाश करता है। लेकिन इसका उपयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग बेसिकली हम लोग जो जहाँ पे बोल सकते हैं कहाँ पे किया जाता है, तो बोल सकते हैं जो गंदगी होता है, मतलब ये किसी जीव के शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया, ये निर्जीव चीज़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग निर्जीव चीज़ों पर किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या कर लिख सकते हैं, इसका उपयोग त्वचा पर नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है। अजीव वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता है, साफ करने के लिए किया जाता है, बस ध्यान में रखना है। जैसे कि हम लोग साफ सफाई करते हैं तो उसमें हम लोग फिनॉल वगैरह का यूज करते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल साफ सफाई के लिए किया जाता है। फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चारों ध्यान में रखना है, एनर्जेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। तो ये चारों चीज़ें सभी को ध्यान में रखना है। अब इसमें से पूछा हुआ है कि क्लोरोएमीन जो होता है इसमें से कौन सा होता है, जो क्लोरोएमीन होता है वो इसमें से कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, वो डिसइंफेक्टेड होता है। वो क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है, ये क्या होता है, डिसइंफेक्टेड होता है। इसको साफ सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंफेक्टेड क्लोरोएमीन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका साफ सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में सभी का होना चाहिए। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइड्राजीन एक दवा है, हाइड्राजीन एक दवा, इस सब केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर में मिलेगा, दैनिक जीवन में जो रसायन है ना चैप्टर, उसी चैप्टर का ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाइड्राजीन एक रसायन है, उसको किस चीज़ के इलाज के लिए यूज किया जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस याद रखना है, किसका इलाज के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, दवा के लिए। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या होता है, टीबी। तो टीबी में इसका इस्तेमाल, टीबी को ठीक करने के लिए ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्राजीन दवा। कौन सा दवा, तो हाइड्राजीन दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है कहते हैं इसको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं, इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है। देखिए प्राकृतिक रबर बहुत कम दिया हुआ है बुक में, ज़्यादातर जो रबर है वो क्या है, संश्लेषित है, जो इंसानों के द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है। तो अगर याद करना चाहे, रटना चाहे तो आसानी से रट सकते हैं कि संश्लेषित रबरों की संख्या जो है बहुत कम है। प्राकृतिक रबर इसमें से
एक ही बनता है प्राकृतिक रबर का निर्माण। प्राकृतिक बहुलक हम लोग देखते हैं तो रबर में ही हम लोग प्राकृतिक बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं। रबर में ही हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक बहुलक का चर्चा करते हैं। और जो प्राकृतिक रबर बनता है वो किससे बनता है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसका, प्राकृतिक रबर का, प्राकृतिक रबर का बात करते हैं तो ये जो ये आइसोप्रोपीन का प्रयोग करके बनता है। ये किसका प्रयोग करके बनता है, आइसोप्रोपीन का प्रयोग करके बनता है। आइसोप्रोपीन का स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो आइसोप्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C2H2C डबल बॉन्ड CH3CHCH2। यही आइसोप्रोपीन ज़्यादा मात्रा में जुड़ता है, जुड़ कर लगभग 11,000 से 20,000 की आइसोप्रोपीन आपस में जुड़ के क्या करता है, तब प्राकृतिक रबर का निर्माण करता है। तो इसका कितना अणु, इसका N अणु आपस में जुड़ता है। जुड़ने का तरीका बता दिया गया कि यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, और दोनों तरफ का बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का बॉन्ड, इधर वाला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ आगे क्या होता है, अगला वाला से क्या होता है, जुड़ते जाता है। तो यही बनाता है क्या, प्राकृतिक रबर का निर्माण करता है। तो याद रखना आइसोप्रोपीन से प्राकृतिक रबर बनता है। और हम लोग बात करते हैं तो प्राकृतिक रबर के बाद हम लोग किसका बात करते हैं, तो संश्लेषित रबर का बात करते हैं, जो कि ज़्यादा मात्रा में ही देखने को मिलेगा बुक में, संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर का बात हम लोग करते हैं, जो संश्लेषित रबर है, संश्लेषित बहुलक का बात करते हैं। तो संश्लेषित बहुलक जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार के संश्लेषित बहुलक हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते योगशील बहुलक, एक पढ़ते हम लोग योगशील बहुलक, और दूसरा जो पढ़ते हैं वो संघनन बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कौन योगशील बहुलक है, कौन संघनन बहुलक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, योगशील बहुलक, ये सब चीज़ें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। योगशील बहुलक या बहुलिक, दूसरा होता है संघनन बहुलक, संघनन बहुलक, दूसरा होता है संघनन बहुलक। ये दो प्रकार के हम लोग को बहुलक देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं योगशील बहुलक का, तो योगशील बहुलक भी बहुत सारे होता है। पोलोथीन होता है, या इसको हम लोग पॉलीएथिलीन के नाम से भी जानते हैं, पॉलीप्रोपीन बोलते हैं, पॉलीएस्टीरीन बोलते हैं, टॉफ्लॉन होता है, पॉलीवाइलिन होता है। तो ये सब क्या है, तो ये सब योगशील बहुलक का एग्जाम्पल, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब योगशील बहुलक का एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसा होता है, नियोप्रोपीन होता है। तो ये सब के सब योगशील। कुछ संघनन बहुलक का अगर चर्चा करेंगे तो संघनन बहुलक में कौन कौन सा आ जाता है, तो नाइलॉन आ जाता है। नाइलॉन का दो पार्ट आता है, एक नाइलॉन 6 होता है, एक नाइलॉन 6 होता है। फिर पॉलिस्टर आता है, कौन सा, संघनन बहुलक में। ये सब संघनन बहुलक का एग्जाम्पल है। बैकलाइट आ जाता है। तो ये सब का सब क्या है, संघनन बहुलक है। तो आगे यहाँ पर जितना ये पूछा हुआ है ये सब के सब पहले संश्लेषित रबर है, संश्लेषित बहुलक है, और उसमें भी पॉलीएथिलीन, और ये पॉलीएथिलीन जो है ये कौन सा है, तो योगशील बहुलक है। और बेकलाइट जो है उस के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में सभी को रखना है। ऐसे इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन कौन सा, आइसोप्रोपीन हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त। अब देखो सिंपल लिखवाए थे कि नायलॉन का एकलक क्या होता है, नायलॉन किससे बनता है। ये चीज़ हम बार बार बता रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, बहुलक चैप्टर, कौन सा चैप्टर, बहुलक चैप्टर। तो यहाँ पे अगर ढूंढना है तो बहुलक चैप्टर में सभी कोई जाकर ढूंढ सकता है कि नायलॉन जो होता है वो किससे बनता है। तो नायलॉन जो बनता है वो एडिपिक अम्ल से बनता है। किससे बनता है, तो ये ध्यान में रखा जाता है कौन किससे बनता है। ठीक है, तो ऐसा अभी हम लोग देखे कि आइसोप्रोपीन, आइसोप्रोपीन से क्या होता है, प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है, अभी हम लोग देखे थे ना। वैसे ही एथिलीन से क्या बनता है, सॉरी, एडिपिक अम्ल,
एडिपिक अम्ल से क्या बनता है? तो एडिपिक अम्ल से नाइलॉन का निर्माण होता है, एथिलीन से पोलोथीन का निर्माण होता है। एथिलीन से किसका निर्माण होता है? पोलोथीन का निर्माण होता है। तो इस तरह से सारे ऑप्शन के बारे में जानकारी आप लोग ले सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर सभी को जाकर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये कोई हमने यहाँ बहुत चैप्टर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री के, वहाँ पे सारा बताया गया है। ठीक है, सबका बताया गया कि एकलक क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं कि एडिपिक अम्ल जो होता है वो किसका एकलक होता है? तो नाइलॉन का होता है। और यहाँ पर एथिलीन जो होता है वो पोलोथीन का होता है। आइसोप्रोपिन अभी हम लोग देखें किसका होता है? तो प्राकृतिक रबर का होता है आइसोप्रोपिन। ब्यूटा वाला को तो हमको भी नहीं पता है कि ये किसका होता है, एक बार जाकर आप लोग खुद देख सकते हैं। ब्यूटाडाइन, अच्छा ब्यूटाडाइन जो होता है शायद बता देते हैं। ब्यूटाडाइन जो होगा किसका होगा? हाँ, ब्यूटाडाइन जो होता है, ब्यूटाडाइन जो होता है ब्यूना एस रबर का होता है। ये किसका होता है? ये ब्यूना एस रबर का होता है। ये जो होता है ये ब्यूना एस रबर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूना एस रबर बनाने में। देखो ब्यूटाडाइन और ब्यूटाडाइन बनाने में ब्यूना एन रबर का भी, ब्यूना एन, अच्छे ये दो चीज़ें ध्यान में रखना, ये ब्यूना एन में प्रयोग होता है। अब अगर ब्यूना एस का बात करेंगे तो उसमें दो चीज़ प्रयोग होता है, ब्यूटाडाइन और एस्टारीन का भी प्रयोग किया जाता है ब्यूना एस रबर में। तो ये एन वाला होता है, ब्यूना एन रबर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सब ध्यान में हो गया। तो इस क्वेश्चन का आइसोप्रोपिन किसका था अभी बता दिए कि आइसोप्रोपिन क्या बनाता है। तभी हम लोग देखें प्राकृतिक रबर का निर्माण करता है, एथिलीन से पोलोथीन का निर्माण होता है, एडिपिक अम्ल से किसका निर्माण होता है? नाइलॉन का निर्माण होता है। अभी हम लोग देखें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है किसका? F2C डबल बॉन्ड CH2, ये किसका मोनोमर एकलक है? मोनोमर मतलब वही एकलक जिससे ये बनता है। तो ये इससे क्या बनता है यही बताना है, इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है ये हम लोग को चर्चा करना है। तो ये F2 क्या है? F2C डबल बॉन्ड F2, तो इससे जो बनता है ये टेफ्लॉन का निर्माण होता है। किससे? इससे टेफ्लॉन का निर्माण होता है। अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, टेफ्लॉन का निर्माण होता है किससे? टेफ्लॉन बनता है। तो टेफ्लॉन किसका एकलक होता है? तो F2C डबल बॉन्ड O CF2। ठीक है, नाइलॉन 6 अभी हम लोग देखे कि नाइलॉन जो बनता है वो किससे बनता है। तभी हम लोग बताए थे कि नाइलॉन जो बनता है वो हम लोग बताए थे एडिपिक अम्ल से बनता है। ठीक है, नाइलॉन 6 का बात हो रहा है। तो नाइलॉन 6 जो बनता है कैप्रोलैक्टस से बनता है। नाइलॉन 6 किससे बनता है? कैप्रोलैक्टस से बनता है। ये सारे वीडियो में बताया गया है, आप लोग जरूर जाकर देख ले एक बार। प्ले लिस्ट आपको मिलेगा क्लास 12 का केमिस्ट्री का, उसमें बहुत चैप्टर मिल जाएगा, जरूर से जरूर देख ले। अब यहाँ पर बात किया जाए ब्यूना एस, अभी तुरंत अभी हम बता ही रहे थे कि ब्यूना एस जो होता है, तो ब्यूना एस जो बनता है किससे बनता है? तो ये भी ब्यूटाडाइन से बनता है, लेकिन इसमें एक और पदार्थ यूज किया जाता है, एस्टाडीन पे प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें ध्यान में होना चाहिए कौन किससे बनता है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो टेफ्लॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ रहा है कि हीरा में किस प्रकार के दावा देखने को मिलता है। अब हम लोग ये जो सब है ये पहला चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर, पदार्थ की ठोस अवस्था। अब देखो जो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं वो रावादार होते हैं। कैसा होते हैं? रावादार होते हैं। जितना भी क्रिस्टल होते हैं वो रावादार होते हैं। और क्रिस्टल जो होते हैं, कुल क्रिस्टल जो होते हैं हम लिखवाए भी है
क्रिस्टल के प्रकार लिखवाए हैं। क्रिस्टल के प्रकार कितना होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल के प्रकार कितने होते हैं, तो क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, याद भी आ जाना चाहिए, क्रिस्टल के प्रकार। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला बात करते हैं, तो पहला जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है आयनिक क्रिस्टल। क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल का सिंपल एग्जाम्पल याद रखना, इसलिए एग्जाम्पल ही पूछा जा रहा है। तो आयनिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल होता है NaCl, दूसरा होता है LiF, NaCl, दो एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, कभी पूछा जा सकता है। दूसरा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। तो सहसंयोजक क्रिस्टल का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये होता है हीरा, दूसरा होता है क्वार्टज इसमें आ जाता है। ग्रेफाइट भी होता है, हम लोग लिख देते हैं। तो दूसरा होता है ग्रेफाइट, लिख ले इसलिए कि पूछा जा सकता है, ग्रेफाइट हो जाएगा। तो हीरा, ग्रेफाइट, ये 2 याद रखें। तीसरा जो होता है क्रिस्टल के प्रकार में, ये सारा चीज़ लिखवाया गया है नोट्स में। आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका शायद वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ये पहला चैप्टर का वीडियो हो सकता है, नहीं होगा। और होता है आणविक, क्या होता है, आयनिक नहीं, आणविक। आणविक जो क्रिस्टल होता है, इसके एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं CO2 ठोस के रूप में, H2O बर्फ के रूप में, H2O किस रूप में, बर्फ के रूप में। उसके बाद आयोडीन। तो ये सब एग्जाम्पल के रूप में ध्यान में लिख सकते। अच्छा, ये आयोडीन होता है, आयोडीन नहीं, तो यहाँ पे आयोडीन पूरा लिख देते हैं, आयोडीन। ये सब के सब किस रूप में होना चाहिए, ठोस रूप में। तो ये आणविक क्रिस्टल का एग्जाम्पल हो गया। आयनिक क्रिस्टल नहीं, आणविक क्रिस्टल। जो 4 नंबर है वो है धात्विक, तो धात्विक क्रिस्टल बहुत सारे देखने को मिलता है। लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ये सब क्या है, धात्विक क्रिस्टल है। एल्युमिनियम हो जाएगा, तो ये सब के सब क्या है, धात्विक क्रिस्टल है। तो बेसिकली जो पूछा जाता है ये सब ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, कौन सा रावा है। रावा मतलब ये सब रावा क्रिस्टल जो होता है एक प्रकार का रावा होता है, ठीक है। रावा कभी हम लोग, रावा जो होता है वही क्रिस्टल होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात की जा रही है हीरा, तो हीरा किस प्रकार के रावा है, तो हीरा जो है इसमें से देख सकते हैं कौन है, सहसंयोजक। कौन है, सहसंयोजक। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कोवैलेंट क्रिस्टल हो जाएगा हीरा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमंड के नाम से जानते हैं। पूछा है कि NaCl रावा की संरचना कैसा होता है। तो NaCl का संरचना का बात करेंगे तो ये होता है फलक केंद्रीय घनाकार, पिंड केंद्रीय, फलक केंद्रीय, सब बहुत बताया गया है। इसको FCC कहते हैं, इसको BCC के नाम से जानते हैं। तो ये फलक केंद्रीय होता है। NaCl का रावा की संरचना कैसा होता है, तो फलक केंद्रीय होता है, फेस सेंटर क्यूबिक होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर आ ही गया अगला क्वेश्चन जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे 58 नंबर क्वेश्चन में। अब इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। निम्नलिखित में कौन रावाहीन ठोस है, रावाहीन जो रावा नहीं है। तभी हम लोग पढ़े, ग्रेफाइट भी पढ़े कि क्या है, रावा है। हीरा भी पढ़े, रावा है। और साधारण नमक जो NaCl होता है उसी को हम लोग साधारण नमक कहते हैं।